हेलो बच्चों, अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है एनिमल डाइवर्सिटी। ये टॉपिक हम अगली स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक को शुरू होने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, तो बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना याद रखो, आपके पास जो मॉड्यूल है एक तो आपके पास हार्ड कॉपी है और एक आपके पास सॉफ्ट कॉपी यानी PDF की फॉर्म में है ना। बच्चों इतना याद रखो, जो हार्ड कॉपी है वो आपके पास पुराना वाला मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल में एनिमल डाइवर्सिटी बहुत ही डिटेल में गिवन है, मगर नीट को अगर फॉलो करें तो पिछले 3-4 साल की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन एनिमल डाइवर्सिटी में पूछे जाते हैं वो NCERT बेस्ड होते हैं। मॉड्यूल से भी ज्यादा डिटेल नहीं, बस बेसिक एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो बस आपको इतना बताने की कोशिश यहाँ की जा रही है, एनिमल डाइवर्सिटी के जो भी वीडियोज आपको मिलेंगे वो न्यू मॉड्यूल पे बेस्ड हैं। तो बच्चों आपको न्यू मॉड्यूल फॉलो करना है और न्यू मॉड्यूल आपको सॉफ्ट कॉपी यानी PDF की फॉर्म में दिया गया है। उसमें आपके सारे एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे, साथ में NCERT भी कवर होगी। और बच्चों एक बात और याद रखिए, आपको जो होमवर्क मिलेगा वो भी आपके न्यू मॉड्यूल पे बेस्ड होगा। तो PDF में जो न्यू मॉड्यूल है आपको उसे फॉलो करना है। अब हम एनिमल डाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है एनिमल किंगडम यानी एनिमल डाइवर्सिटी, है ना। बच्चों इतना याद रखिए, ये एक 11th का टॉपिक है। नीट की अगर हम बात करें तो इस बार इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एवरेज क्वेश्चन की अगर बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। इस बार जो क्वेश्चन थे वो 4 थे। सबसे अच्छी बात यह है, ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो NCERT बेस्ड होते हैं। तो हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा वो समझिएगा। हमारे पास स्लाइड्स है, उसमें हमने मेनली NCERT पे फोकस किया है। साथ ही साथ जो मॉड्यूल की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो हमने साथ में इंक्लूड किया है ना। तो इसका मतलब ये है, अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से पढ़ोगे तो आपका मॉड्यूल NCERT सब कवर होगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे ना। तो बच्चों सबसे पहली बात, एनिमल डाइवर्सिटी या एनिमल किंगडम, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए ना। देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे एनिमल है। उन एनिमल्स को अगर स्टडी करना है तो उनको क्लासिफाई करना बहुत ही जरूरी है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल एलन पे अप्लाई करते हैं ना। एलन में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट को भी क्लासिफाई किया जाता है। कैसे? एक एग्जाम्पल सुनो ना। मान लीजिए आपका जो फेज है वो है MEF, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जनरल MEF। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए ना। देखो एलन में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो स्टूडेंट या तो मेडिकल स्ट्रीम के होते हैं या तो IIT इंजीनियरिंग स्ट्रीम के होते हैं ना। तो सबसे पहले हमने डिवाइड किया मेडिकल के अलग, इंजीनियरिंग के अलग। ठीक है, अब जो मेडिकल स्ट्रीम के लिए आए हैं वो भी देखो कौन कौन सी क्लास से रिलेटेड है। 11th के स्टूडेंट है तो नर्चर, 12th के हैं तो एंथ्यूज, उसके बाद लीडर है, उसके बाद अचीवर है ना। तो बच्चों जो MEF आपको मिलता है, जिस भी स्टूडेंट को मिला है, M का मतलब है मेडिकल, E का मतलब है एंथ्यूज यानी कि 12th, और F जो है आपका फेज है। अब फेज बनाने के बाद भी पर्टिकुलर बैचेस बना दिए जाते हैं ताकि उन स्टूडेंट को ढूंढना और स्टडी करना आसान हो जाए ना। तो बच्चों उसी तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो ये क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूल का जो फर्स्ट पेज है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते जाइए। सबसे पहले जब अपना मॉड्यूल खोलेंगे या स्टडी मटेरियल खोलेंगे तो वहां पे जो भी पॉइंट आपको लिखे हुए मिलेंगे उनका एक जनरल बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे समझाया हुआ है। तो बच्चों ध्यान से सुनना है ना। सबसे पहला वर्ड आता है टेक्सोनॉमी, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। बच्चों इतना याद रखो, जो टेक्सोनॉमी होती है एक प्रकार की साइंस है। ठीक है, इस साइंस में हम पढ़ते क्या है, तो 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इट इज अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो इसकी डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, बस आपको वर्ड पता होना चाहिए, व्हाट इज टेक्सोनॉमी। उसके अलावा वर्ड किसने दिया था ये आप स्टडी कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल से, है ना। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है, वो है एरिस्टोटल। ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ जूलॉजी, और हो सके तो इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है, बुक है हिस्टोरिया एनिमेलियम। बच्चों एक बात ध्यान से सुना ना, आप ये सोच रहे होंगे सर हम तो सिर्फ NCERT पढ़ ले, मगर देखो क्वेश्चन जो आता है वो NCERT बेस्ड होता है। तो उस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना है तो साथ में मॉड्यूल को भी स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए साथ में मॉड्यूल को हम लेके चलेंगे। जो एग्जाम्पल्स है वो मेनली आपको NCERT के एग्जाम्पल पे फोकस करना है। क्लियर है बच्चों? हम आगे बढ़ते हैं ना। बच्चों देखो हुआ क्या, ये जो एरिस्टोटल थे ना, इन्होंने क्या किया, जो एनिमल्स है उन एनिमल्स को 2 में डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे? रेड ब्लड के बेसिस पे, है ना, कि रेड ब्लड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो चेक करते जाओ। एनिमल्स को 2 में डिवाइड किया। पहला जो था एनेमा, ए मतलब एब्सेंट होता है ना, तो यहाँ पे रेड ब्लड एब्सेंट था, और ई मतलब होता है प्रेजेंट। तो देखो यहाँ पे रेड ब्लड प्रेजेंट था। सिंपल है बच्चों। तो एनिमल इसको 2 में डिवाइड किया, या तो रेड ब्लड एब्सेंट है या तो रेड ब्लड प्रेजेंट है। सिंपल है। अगले स्टेप पे चलते हैं ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो जिनमें भी रेड ब्लड प्रेजेंट था उनको फर्दर डिवाइड किया। पहला था विविपेरा, दूसरा था ओविपेरा। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए, पता होगा वैसे तो, है ना। देखो जो भी एनिमल सीधे यंग वन को डिलीवर करते हैं, यानी इनके अंदर सीधे यंग वन बाहर आता है,
एग का कोई रोल नहीं होता, उस कंडीशन को हम कहते हैं विविपेरस, ठीक है। और जो एग ले करते हैं यानी जिनमें से एग बाहर आता है उनको हम ओविपेरस कहते हैं। एग्जाम्पल जो है वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आपको बेसिक याद रखना है, पहले एनिमल को आरबीसी की बेसिस पे डिवाइड किया, किसने? एरिस्टोटल ने। उसके बाद दो में डिवाइड किया एनिमा को, एक विविपेरा एक ओविपेरा। एग्जाम्पल हम आगे पढ़ ही लेंगे, फिर भी देख लो। जो विविपेरा है इसमें ह्यूमंस है और अदर मैमल्स है। उसके अलावा ओविपेरा में पाइसेस है, एम्फीबियन है, रेप्टिलिया है और लास्ट में कौन है? एविस, ठीक है बच्चों। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, एक आइडिया आपको रखना है स्लाइड में। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। देखो बच्चों, हम जो पढ़ेंगे ना, हमें क्या करना है? फाइलम पढ़ना है। अगर आपका स्टडी मटेरियल, उस स्टडी मटेरियल का फर्स्ट पेज अगर आप स्टडी करोगे तो बच्चों वहां पे आपको जो फाइलम के नाम मिलेंगे, इतना याद रखो 12 फाइलम हमें स्टडी करने हैं। कितने फाइलम है? 12। उन 12 फाइलम में से एक माइनर फाइलम है, उसका नाम है टीनोफोरा। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है वो समझो। बच्चों इतना से याद रखो, जो टीनोफोरा होता है उसको माइनर फाइलम इसलिए बोला क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज क्या है? कम। तो सबसे पहले हमने देखो क्या किया, एनसीईआरटी के डायग्राम यहाँ पे लगाए। तो जब मैं आपको फाइलम का नाम बताऊंगा, आप ये जज करने की कोशिश करो कि ये जो एग्जाम्पल है ये कौन सा है। नहीं हो पाया कोई बात नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम फाइलम से स्टार्ट करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, अभी हमें फाइलम का नाम पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला फाइलम हम कौन सा पढ़ेंगे? पोरीफेरा। सेकंड कौन सा है बच्चों? सीलेंट्रेटा। अब देखते जाओ। नेक्स्ट जो आएगा बच्चों टीनोफोरा, मैंने बताया था माइनर फाइलम है। उसके बाद जो आता है प्लेटीहेल्मिन्थिस, ओके, आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट आता है एस्केल्मिन्थिस, उसके बाद आता है एनेलिडा, ओके। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ फाइलम के नाम आपको याद दिला रहा हूं, एक एक करके हम पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट आता है आर्थ्रोपोडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है। उसके बाद आता है मोलस्का, ओके बच्चों। नेक्स्ट जो आता है एकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश देखिए आप सभी ने, ठीक है। उसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा, इसकी कहानी हम डिस्कस करेंगे कि पहले कॉर्डेट में था, फिर इसको बाहर निकाल दिया, अलग से इसको रख दिया हेमिकॉर्डेटा। बच्चों जो नेक्स्ट आता है उसका नाम क्या है? कॉर्डेटा। तो आई होप यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर है। अब बच्चों हम क्या करेंगे? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो देखते जाओ। देखिए, किसी भी चीज को अगर क्लासिफाई करना है तो उसका एक बेसिस होना जरूरी है। इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आप सभी को पता होना जरूरी है। ध्यान से सुनना, नहीं तो मन में एक डाउट रह जाएगा, क्योंकि जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे ना तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए ध्यान से सुनिए ना। देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था हमें 12 फाइलम पढ़ना है, मगर यहाँ पे नाम कितने आए? 11। तो आप सोच रहे होंगे 12th कहाँ गया? तो मैं बताता हूँ, है ना। बच्चों मॉड्यूल में क्या किया, जो प्रोटोजोआ है उसको एनिमेलिया के साथ ही स्टडी किया गया है, यानी उसका जो स्टडी मटेरियल है वो एनिमेलिया के साथ दिया है। मैं रीजन आपको समझाता हूँ, है ना। बच्चों इतना याद रखो, जो प्रोटोजोआ होता है एनसीईआरटी ने उसको प्रोटिस्टा के साथ रखा है, और हमारे लिए तो एनसीईआरटी सच है। तो आपको जब भी प्रोटोजोआ पढ़ना है प्रोटिस्टा के साथ आपको याद रखना है। मगर क्योंकि प्रोटोजोआ में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इसीलिए उसको यहाँ पे एनिमेलिया के साथ दिया है आपके स्टडी मटेरियल में। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जब ये पूरे फाइलम खत्म हो जाएंगे ना 11, लास्ट में हम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। हम पढ़ एनिमेलिया के साथ रहें, मगर क्योंकि आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ना है तो बच्चों हमेशा प्रोटोजोआ जो है उसको आपको किसके साथ रखना है? प्रोटिस्टा के साथ। एनिमेलिया में उसको इंक्लूड नहीं करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे 11 दिखाया। 12th वाला प्रोटोजोआ हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखते जाओ। सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चों एक बात बताओ, किसी भी चीज को क्लासिफाई करना है तो कोई बेसिस तो होना चाहिए। जैसे एलन में स्टूडेंट को क्लासिफाई किया था तो बेसिस क्या था? उनकी स्ट्रीम, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग। उसी तरीके से एनिमल्स को अगर क्लासिफाई करना है तो उनका जो बेसिस होगा वो पॉइंट्स आपको यहां मिलेंगे। पहले मैं रीड आउट करता हूं, फिर एक एक पॉइंट को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, ये हमारा तरीका होगा पढ़ने का। तो बच्चों ध्यान से सुनना है ना। फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ नाम बोल रहा हूं, सुनते जाओ, है ना। सेकंड जो आता है इट इज सिमेट्री, ओके। उसके बाद पढ़ते जाओ जर्मिनल लेयर्स, एम्ब्रियोनिक लेयर्स, ये आप किसमें पढ़ते हो? एम्ब्रियोलॉजी में, है ना। उसके बाद आता है सीलोम, बॉडी कैविटी। ये थोड़ा समझने का टॉपिक है जो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा बाद में, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो कौन है? बॉडी प्लान है। उसके बाद आता है सेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड। उसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, और बच्चों जो लास्ट में आता है दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ ही गए होंगे, हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। अब बैठे बैठे सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपको पढ़ाया जाए एक लेक्चर में जितना भी कवर हो, उसी दिन आपको रिवाइज करना जरूरी है। मॉड्यूल से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, और एक बार उसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है बच्चों। तो पहला जो टॉपिक हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। करें स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं ना। देखो बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट पॉइंट आपको दिख गया।
इसके जो सब पॉइंट्स है वो सब पॉइंट आपको यहाँ पे लिखे हुए दिखा रहे हैं, तो एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनना है ना। देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, यानी वहां पे सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, यानी उसका लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार रीड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू दीज कैटेगरीज। ओके, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताना जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपके पास मॉड्यूल है, स्टडी मटेरियल है, तो इसीलिए ध्यान सुनना है ना। फर्स्ट लेवल हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं दैट इज सेलुलर लेवल, ठीक है। मॉड्यूल जब पढ़ोगे ना उसमें फर्स्ट दे रखा है प्रोटोप्लाज्म लेवल, तो मैं यहीं पे क्लियर कर दूं बच्चों, जो प्रोटोप्लाज्म लेवल होता है उसमें एक सिंगल सेल होता है, वो प्रोटोजोआ में होता है। क्योंकि हम प्रोटोजोआ को एनिमेलिया में अभी इंक्लूड नहीं कर रहे इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, मगर आप पढ़ने के लिए उसको वहां से स्टडी कीजिए। हम क्या करेंगे, सीधे सेलुलर लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, याद रहेगा अच्छे से। तो देखो 4 चीजें इसमें पढ़नी है, ये मेन पॉइंट है, ये सब पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इन सब पॉइंट्स को पढ़ेंगे ना। तो आप चिंता ही मत करो, सारे टॉपिक आपके एकदम क्लियर होते जाएंगे, समझ में आने वाले है ना, सुनते जाइए। फर्स्ट पॉइंट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड कौन सा है, बोलो मेरे साथ, टिश्यू लेवल, ये तो आपको पता है ना। टिश्यू के बाद बच्चों कौन आता है, ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद कौन आता है बच्चों, ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है सारी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उसमें जो सबसे पहला है बच्चों वो है सेलुलर लेवल। देखो ये तो मेन हेडिंग है और सब हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है। सिंगल सेल वाले तो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, उनको तो हमने उड़ा दिया। सेलुलर लेवल में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मगर वो सेल जुड़ के टिश्यू नहीं बनाते, यानी सेल है टिश्यू नहीं बनाते। साथ ही साथ डिवीजन और लेबर भी होता है। जैसे देखो इतने सारे सेल पास पास रखे हैं, एक सेल का फंक्शन कुछ और होगा, दूसरे सेल का फंक्शन कुछ और होगा। क्लियर है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। तो देखो एक बार रीड करते हैं। सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट, यानी जो सेल है ऐसे पास पास रखे हुए हैं, जुड़े भी हो सकते हैं लूज सेल एग्रीगेट, मगर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। विद सम डिवीजन ऑफ लेबर, यानी सबके वर्क अलॉटेड है, आपको ये वर्क करना है, आपको ये वर्क करना है ना। एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, पोरीफेरा। देखो अभी हम सीधे ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल में नहीं ला रहे हैं, अभी हम फाइलम का नाम ला रहे हैं। तो इस वाली जो कैटेगरी है उसमें जो फाइलम आएगा बच्चों उसका नाम क्या होगा, पोरीफेरा। तो आई होप यहां तक की बातें क्लियर है, याद रखिएगा इसको, है ना क्लियर। तो पहला हमने पढ़ा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो मेन हेडिंग तो वही चलेगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें जो सब हेडिंग है दैट इज टिश्यू। ये तो आप कब से पढ़ते आ रहे हो, बहुत सारे सेल जुड़ के क्या बना लिया, टिश्यू। तो देखो बच्चों सेल जुड़े, सेल ने जुड़ के टिश्यू बना लिया, तो टिश्यू लेवल, ठीक है, ज्यादा एडवांस होगा ऑब्वियसली। तो देखते जाओ। सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, यानी सिमिलर फंक्शन वाले सेल को लिया और क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया, याद रहेगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फिर से वही बात, फाइलम के एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा को नाइडेरियंस भी बोलते हैं या निडेरियंस बोल दो। तो बच्चों एक ट्रिक याद रखो, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा जनरली साथ ही चलते हैं, दोनों को साथ में याद रखिएगा। तो देखो निडेरियंस आ गए, टीनोफोरा आ गए, अगर याद ना रहता हो तो जहां भी निडेरियंस लिखा हो ना वहां सीलेंट्रेटा लिख लेना आप, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट जो आता है ऑर्गन लेवल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है और एक गलती करवा सकता है ना। तो बच्चों ये तो आपको पता ही है इसका मतलब क्या होता है। देखो सेल था, सेल से क्या बन गया टिश्यू, टिश्यू से क्या बन गया ऑर्गन, सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता है ना। एक और बात, इसके एग्जाम्पल पे आने से पहले कुछ रीड करते हैं। टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन बन चुके हैं। कौन सा फाइलम इसमें आएगा, तो बच्चों ध्यान से देखना कौन सा है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब मैंने क्यों इंपॉर्टेंट मार्क किया वो ध्यान से सुना है ना बच्चों। एनसीईआरटी पढ़ते हो, एनसीईआरटी में जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है, इस प्लेटीहेल्मिन्थिस में एक बार तो ऑर्गन लेवल लिखा हुआ है, एक बार ऑर्गन सिस्टम लिखा हुआ है। तो बच्चों ध्यान से सुन लेना, दिमाग में फिट कर लेना, जब भी आपसे प्लेटीहेल्मिन्थिस पूछा जाएगा आपको हमेशा कौन सी कैटेगरी में याद रखना है, ऑर्गन लेवल। क्लियर है बच्चों। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस है तो हमेशा कौन सा लेवल होगा, ऑर्गन लेवल। आई होप यहां तक समझ में आ गया। नहीं सुनोगे तो गलत होगा, तो सुन लेना ध्यान से, है ना क्लियर। डाउट आता है सर वहां पे ऑर्गन सिस्टम क्यों लिखा है, हो सकता है कोई सिस्टम बनना शुरू हो गया हो तो उन सबको नेग्लेक्ट करो, बस इतना याद रखो इसमें ऑर्गन लेवल है। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं ना। अभी भी देखो बच्चों फर्स्ट हेडिंग सेम है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आ रही बात। उसके अंदर जो सब हेडिंग है वो चेंज होती जा रही है। तो देखो क्या हुआ, यहां पर आ चुका है ऑर्गन सिस्टम। एक बार देखेंगे इसको। देखो सेल था, सेल से क्या बन गया था टिश्यू, टिश्यू से क्या बन गया ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बन गया ऑर्गन सिस्टम। तो अब हम ऑर्गन सिस्टम पे आ चुके हैं और याद करो वहां पे हम प्लेटीहेल्मिन्थिस तक आ चुके थे, तो उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इधर क्या लिखा है, ऑर्गन्स एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम।
तो इसके एग्जाम्पल प्लेटी तक पढ़ लिया तो उसके बाद वाले सारे रख दो, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, है ना। तो एस्केल मेंथिस से लेके कॉर्डेट, तो एस्केल मेंथिस से लेके कॉर्डेट तक जो भी है बच्चों याद रखो उसमें क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम। तो आई होप अभी तक आप लोगों को ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। बच्चों याद रखना अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है। फर्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। क्लियर, आगे बढ़े, देखते जाओ। अब जाके सेकंड पॉइंट आया, देखो इतनी देर बाद कौन सा पॉइंट आया, सेकंड। तो एक सेकंड पॉइंट को हम स्टडी करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना, देखिए इधर है ना। सेकंड पॉइंट है सिमेट्री। सिमेट्री तो आप समझते ही हैं, एक बार देखते हैं लिखा हुआ क्या है ना। बेस्ड ऑन सिमेट्री एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखो सिमेट्री के बेसिस पे जो एनिमल होते हैं दो टाइप के होते हैं, या तो एनिमल सिमेट्रिकल होगा या तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो देखो ये लिखा हुआ है, सिमेट्री के बेसिस पे डिवाइड करना है। पहला है एसिमेट्रिकल, यानी इनमें कोई सिमेट्री नहीं है। दूसरा कौन सा है, सिमेट्रिकल। फर्दर हम डिवाइड करेंगे वो अलग बात है, मगर मेनली तो दो ही टाइप होंगे ना। तो हमारी जो मेन हेडिंग है दैट इज सिमेट्री, उसको हमने दो में डिवाइड किया, फिर इसको हम फिर से दो में डिवाइड करेंगे ना। अब इसका मतलब क्या है देखते जाओ, डायग्राम आपको सामने दिख रहा है ना। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल का मतलब आप सेंटर से कहीं से भी लाइन खींचो, कहीं से भी सेंटर से लाइन खींचो, कभी भी ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। अब ये डायग्राम देखो, सेंटर से हमने लाइन खींची, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हुआ है ना। इसके सेंटर में आप लाइन खींच दो, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कभी भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो बच्चों कौन सी कैटेगरी में आ गया, एसिमेट्रिकल। तो एक बार रीड करते हैं, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स। एग्जाम्पल जो है ना देखो बच्चों, एक्सेप्शन हो सकते हैं इनमें, देखते जाओ। मोस्ट पॉरीफेरन, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन मिल सकते हैं, और स्नेल। इसमें ऐसा क्या हुआ ये मैं आपको समय आने पे बताऊंगा। तो बच्चों एसिमेट्रिकल, सिंपल सा एग्जांपल दूं, सिल्वर फॉइल होती है, ये आपका पेपर होता है, आपने गुस्से में उसको ऐसे मोड़ दिया, कोई पेपर है गुस्से में ऐसे मोड़ दिया ना, मोड़ने के बाद वो जो गेंद जैसा स्ट्रक्चर बना, बॉल जैसा, वो एसिमेट्रिकल है। आप उसको सेंटर से कट करो, कभी इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही नहीं सकता है ना। तो सिंपल है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखो सिमेट्रिकल। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको सेंटर से अगर आप कट करोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। सिंपल सी बात है, देखो सेंटर से कट किया इक्वल हाफ, सेंटर से कट किया इक्वल हाफ, है ना। क्लियर। तो सबसे पहला आपका एम है, दो बातें याद रखना, कि या तो सिमेट्रिकल होगा या तो एसिमेट्रिकल होगा। क्लियर है बच्चों। अब अगला स्टेप बोलूं मैं, जो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है उन सिमेट्रिकल को हमने फर्दर डिवाइड किया, समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है। एसिमेट्रिकल को अलग निकाल दिया, उसके बाद सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया। अब कौन कौन से पार्ट है देखते जाओ। सिमेट्री को हमने दो में डिवाइड किया, दो टाइप की सिमेट्री हम पढ़ेंगे। पहला है रेडियल सिमेट्री, दूसरा है बायलेटरल सिमेट्री। कौन कौन सी बोलो मेरे साथ, रेडियल और बायलेटरल, है ना। बच्चों सबसे पहले मैं आपको रेडियल सिमेट्री समझाता हूं। देखो मेरे हाथ में आपको जो पेन दिख रहा है ना, पेन, इस पेन से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान सुनिएगा ना। ये अज्यूम कर लो ये जो पेन है एकदम गोल है, ठीक है, कैसा है, एकदम ऐसे गोल, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप। ओके, रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, हमेशा आपको जिस सेंट्रल एक्सिस से कट करना है ना, वो ये वाला एक्सिस होता है, कभी भी ऐसे कट करना अलाउ नहीं है ना। तो इस वाले सेंट्रल एक्सिस से कट करना है, ये सेंट्रल एक्सिस है। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब समझो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं ऐसे कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं, किसी भी एंगल से कट कर दूं, सेंटर से पास होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, तो ये हमेशा दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। समझ रहे बच्चों, ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो इधर देखो आप, इसको आप ऐसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो, बस पॉइंट ये है सेंट्रल एक्सिस होना चाहिए और ऐसे कट करना है, ऐसे कट करना अलाउ नहीं है। तो ऐसे 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 कैसे भी कट कर दो, हमेशा दो इक्वल हाफ में ही डिवाइड होगा। ऐसी कंडीशन को हम जो बोलते हैं उसका नाम होता है बच्चों रेडियल सिमेट्री। तो सेंट्रल एक्सिस से देखो इधर भी, इधर भी, इधर भी, किधर से भी जा सकता है ना, समझ में आ रही बात। तो एक बार रीड आउट करते हैं, देखिएगा इधर देखो, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। समझ में आ रही बात। एग्जाम्पल देखो, सम पॉरीफेरन, क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है, एक्सेप्शन चलते रहते हैं। निडेरियंस आ गए, टीनोफोर्स आ गए, एकाइनोडर्म में एडल्ट आ गया, लार्वा किस में आएगा हम बाद में देखेंगे। तो रेडियल सिमेट्री सिंपल सा याद रखो, ठीक है। आपका पेन ले सकते हो या बॉटल ले सकते हो, बिल्कुल सिमेट्रिकल होना चाहिए, इधर कोई निकला हुआ नहीं होना चाहिए ना। ऐसे 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 कैसे भी कट करो तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो देख लो डायग्राम में, ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो ना। क्लियर है बच्चों। अब एक छोटी चीज मैं और समझाऊंगा, ध्यान सुनना। देखो ये जो है, अगर मैं इसको दो एक्सिस से ऐसे और ऐसे सिर्फ दो एक्सिस से कट कर सकूं तो ये बायरेडियल हो गया। अगर मैं इसको 5 एक्सिस से कट कर सकूंगा, ऐसे 5, तो पेंटा रेडियल हो गया। तो आप लोगों ने स्टारफिश देखी है, उसमें पेंटा रेडियल होता है। तो रेडियल सिमेट्री सिंपल सा याद रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आगे बढ़े, देखो बच्चों नेक्स्ट जो आता है
उसका नाम है बायलेटरल सिमेट्री। इसको बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं खुद, ठीक है बच्चों। बायलेटरल सिमेट्री में सिर्फ एक एक्सिस से आप कट कर सकते हो, ये वाला है ना। तो इस एक्सिस से अगर आप खुद को कट करोगे तो आप दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाओगे। ऐसी जो सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री होती है, और किसी एक्सिस से आप कट नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ये एक एक्सिस है, इसी से कट करोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। बच्चों याद करो रेडियल में तो आप कितने एक्सिस से कट कर रहे थे ना, बायलेटरल में सिर्फ सेंटर, जैसे मैं हूं सेंट्रल से कट करोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, उसको बायलेटरल कहते हैं ना। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो एक डाउट आना चाहिए, सर जब हमने कट किया तो अंदर के ऑर्गन तो सिमेट्रिकल हुए नहीं। तो बच्चों याद रखो सिमेट्री जो होती है हमेशा एक्सटर्नल होती है, सिमेट्री में हम इंटरनल ऑर्गन की कभी भी बात नहीं करते हैं। और एक और बात, जो बायलेटरल सिमेट्री है वो ज्यादा एडवांस फीचर है, तो ये आपको याद रखना है। अब मैं एक बार बोलता हूं, सुनिएगा। बायलेटरल, ये क्रैब आपको दिख रहा है, देखो इस एक्सिस से आप इसको कट कर सकते हो, इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, और कहीं से भी कट करोगे तो कभी भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? अब इधर देखिए ना, रीड करते हैं। हेयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, ठीक है। तो ये प्लेन्स लिखा हुआ है, मगर आपको याद रखना है वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन में इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे जो आ गया था काइनोडर्मेटा को छोड़ो, तीनों फोर्स तक आ गया था, तो उसके आगे से शुरू हो जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेट तक आ गया। एक जो एक्सेप्शन था वो याद रखिएगा, जो अकाइनोडर्मेटा होता है ना बच्चों, अकाइनोडर्मेटा, देखो अकाइनोडर्मेटा का जब तक लार्वा है, कौन है लार्वा, तब तक तो बायलेटरल सिमेट्री होगा। जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट होगा कौन सी सिमेट्री आ जाएगी, रेडियल। तो एक बार जल्दी से सिमेट्री वाले पॉइंट को रिवाइज करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। या तो एनिमल एसिमेट्रिकल होगा या तो सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल है तो दो याद रखिएगा, रेडियल और बायलेटरल। रेडियल में सिंपल से याद रखो, पेन दिख रहा है, इस सेंट्रल एक्सिस से कट करो, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, तो रेडियल है। बायलेटरल में खुद का एग्जांपल, एक एक्सिस से कट करोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, और किसी एक्सिस से कट करोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चों आई होप यहां तक की बातें समझ में आई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा, याद करो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। इस स्लाइड के अंदर हम उसी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे ना। आप लोग याद करो अभी तक हम दो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। थर्ड हमें जो पढ़ना है उसका नाम है जर्मिनल लेयर्स, ठीक है बच्चों। ये जो जर्मिनल लेयर्स होती है ये आप एम्ब्रियोलॉजी में डिटेल में पढ़ते हो। यहाँ हमें क्या पढ़ना है, मैं बेसिक आइडिया देता हूँ ना। जर्मिनल लेयर के बेसिस पे जो एनिमल होता है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होता है या तो एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ना। इसका मतलब क्या होता है वो हम शुरू करते हैं। डिप्लो का मतलब होता है दो, तो दो जर्म लेयर प्रेजेंट है। ट्रिप्लो को आप समझ ही गए होंगे, तीन जर्म लेयर प्रेजेंट है ना। तो ट्रिप्लो है तो तीनों जर्म लेयर आ चुकी है, डिप्लो है तो दो जर्म लेयर आ चुकी है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिप्लोब्लास्टिक है ना बच्चों, देखो जो लिखा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, सीधे मैं डायग्राम पे आता हूँ। ये है क्या एक्चुअल में ना, हमने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म लिया, उस ऑर्गेनिज्म को हमने सीधा ट्रांसफर सेक्शन में कट कर दिया ना। तो जैसे ही आप ऑर्गेनिज्म को टीएस में कट करोगे और कट करके ऐसे घुमाओगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें जो अरेंजमेंट है बच्चों, उस अरेंजमेंट को देखो। सबसे बाहर की तरफ आपको जो दिख रहा है दिस इज एक्टोडम, कौन है बोलो, एक्टोडम दिख रहा है आपको। उसके बाद अगर आप सबसे अंदर की तरफ जाओगे तो ये जो आपको दिख रहा है ये कौन है बच्चों, एंडोडम। तो दो जर्म लेयर आप सभी को दिख रही है, सबसे बाहर दिख रही है वो एक्टोडम, सबसे अंदर दिख रही है वो एंडोडम है ना। अब बच्चों इसी में अगर आगे बढ़े तो ध्यान से देखिएगा, अंदर की तरफ एंडोडर्म है, बाहर की तरफ एक्टोडर्म है। इनके बीच में भी किसी भी जर्म लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी इनके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड मास है, उस मास को हम कहते हैं मीजोग्लिया। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो जर्म लेयर का फॉर्मेशन हुआ तो कंडीशन का नाम क्या होगा बच्चों, डिप्लोब्लास्टिक। सिंपल है। अब एक बार रीड आउट करते हैं ना। टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, आउटर इज एक्टोडर्म, इनर इज एंडोडर्म। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। देखो बच्चों एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्या होती है आपको एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा दिया जाता है ना, ठीक है। अगर आगे बढ़े तो देखो, इन बिटवीन दीज लेयर्स एन अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर कॉल्ड मीजोग्लिया इज प्रेजेंट। तो आपको दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है उसका नाम क्या होगा, मीजोग्लिया। तो आई होप यहां तक की बातें क्लियर है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं ना, देखिएगा एग्जाम्पल। बच्चों देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। जो पॉरीफेरा होता है, पॉरीफेरा में हम ये कंसिडर करते हैं कि किसी भी जर्म लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो पहली बार ये जो डिप्लोब्लास्टिक टर्म यूज होती है पॉरीफेरा में नहीं होती है। ये कहां से स्टार्ट होती है, निडेरिया यानी सीलेंट्रेटा, और उसके बाद कौन आता है, टीनोफोरा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा साथ चलता है। तो याद रखो डिप्लोब्लास्टिक के जो एग्जाम्पल होंगे, एक होगा सीलेंट्रेटा, एक होगा टीनोफोरा। पॉरीफेरा के लिए कभी भी डिप्लोब्लास्टिक टर्म यूज नहीं होगी। तो आई होप यहां तक की बातें क्लियर है, आसान है। आगे बढ़ते हैं ना।
देखो जर्मिनल लेयर हमारी हेडिंग है, उसकी जो सेकंड सब हेडिंग है दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। आप लोग समझ ही गए होंगे। अभी तक बच्चों जर्म लेयर कितनी थी? 2, अब कितनी हो जाएगी? 3। तो पहले डायग्राम देखते हैं ना। देखो बच्चों सबसे अंदर कौन दिखाई दे रहा है? एंडोडर्म। सबसे बाहर एक्टोडर्म, ये तो आपको पता ही है। बीच में जो अनडिफरेंशिएटेड मास था उस मास की जगह देखो एक और जर्म लेयर बन चुकी है। इस जर्म लेयर का नाम है मीजोडर्म। तो क्योंकि यहाँ पे तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो चुका है इसीलिए इसको कौन सी टर्म से डिनोट करेंगे? ट्रिप्लोप्लास्टिक। सिंपल है। अब रीड आउट करते हैं ना। 3 germ layers are present. Outer is ectoderm, middle is mesoderm, and inner is endoderm. कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चों मेरे क्वेश्चन का जवाब दो है ना। याद करो डिप्लोप्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन थे? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। तो उसके बाद जितने भी फाइलम आएंगे उन सारे फाइलम में कंडीशन कौन सी होगी? ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो देखते जाओ, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट तक जो आपको दिखाई देगा कौन सी कंडीशन है बच्चों? ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो आई होप यहां तक की बातें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं ना। देखो हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 हेडिंग हम पढ़ चुके हैं, 3। 4th जो हेडिंग आपको दिखाई दे रही है बच्चों इसका नाम है सीलोम। ठीक है, सीलोम के लिए टर्म यूज होता है बॉडी कैविटी। अभी बॉडी कैविटी होती क्या है इसको समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना बच्चों। थोड़ा सा समझने का टॉपिक है तो कॉन्सेंट्रेट करना है ना। ठीक है, फिर से वही बात, हमने एक एनिमल लिया, उस एनिमल को हमने टीएस में कट किया और आपकी तरफ ऐसे घुमा दिया। तो पूरे एनिमल को जब आपने कट किया और कट करके आपकी तरफ घुमा दिया तो देखो अंदर से क्या दिखाई दे रहा है उसको समझो, ध्यान से सुनना बच्चों है ना। ये उस एनिमल की बॉडी वॉल है और ये अंदर कौन है? गट। गट समझते हो? गट। ठीक है, तो ये उसकी कौन हो गई? बॉडी वॉल, और ये अंदर वाली कौन हो गई? गट। क्लियर? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना है ना। बॉडी वॉल का इनर सरफेस, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, बॉडी वॉल का इनर सरफेस, मगर जो गट है गट का आउटर सरफेस, यानी बॉडी वॉल के अंदर मगर गट के बाहर, वहां जो कैविटी प्रेजेंट होती है इस कैविटी को हम सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सीलोम। तो मेरे साथ एक बार रिवाइज करो, बॉडी वॉल के अंदर मगर गट के बाहर, बीच में जो जगह है उस जगह को हम बॉडी कैविटी यानी सीलोम कहते हैं। याद करने की बच्चों एक ट्रिक बताता हूं, कभी गलती नहीं होगी ना। आप सभी के पास पेन है, एक ऐसा पेन होना चाहिए जिसकी रिफिल बाहर आती है ना। तो एक तो पेन है और एक तो रिफिल है। ठीक है, पेन को मान लीजिए बॉडी, रिफिल को मान लीजिए गट। गट जिनको नहीं पता डायजेस्टिव ट्रैक्ट है ना। तो पेन को क्या मानना है? बॉडी, और जो रिफिल है रिफिल, उस रिफिल को क्या मानना है बच्चों? गट। समझ में आ रही तुम्हें बात? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, समझना इस बात को है ना। तो देखो जो पेन है, पेन का इनर सरफेस, मगर जो रिफिल है रिफिल का आउटर सरफेस। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, पेन का इनर सरफेस, रिफिल का आउटर सरफेस, उनके बीच में जो जगह है उस जगह को हम सीलोम कहते हैं। अब एक रूल है बच्चों, ध्यान से सुना है ना। रूल ये कहता है इस कैविटी को चारों तरफ से, देखो इधर इधर हर तरफ से है ना, इस कैविटी को हर तरफ से अगर मीजोडर्म लाइन करेगा तभी ये कैविटी ट्रू कहलाएगी। अगर इस कैविटी को मीजोडर्म लाइन नहीं करेगा तो कैविटी क्या कहलाएगी? फॉल्स। समझ में आ रही बात? तो कैविटी आपको समझ में आ गई। अगर कैविटी को मीजोडर्म ने लाइन किया तो ट्रू कैविटी। अब इसको ट्रू बोलने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों एक बात ध्यान सुनना, सीलोमेट एनिमल अगर आप कहीं पे लिखा हुआ देखो सीलोमेट, तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाना कि उसकी जो कैविटी है उसको मीजोडर्म ने लाइन किया है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे जब कैविटी तो बन गई मगर मीजोडर्म ने प्रॉपर्ली लाइन नहीं किया तो उनको कभी भी ट्रू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फॉल्स। तो एक बार चेक करते हैं बच्चों है ना। ये बीच की कैविटी तो आपको बताइए सीलोम है, ये बाहर कौन है? बॉडी वॉल, अंदर कौन दिख रहा है? गट, और ये बीच में देखो जो लाइन कर रहा है ये दिख रहा है मीजोडर्म है। पेरिटोनियम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नाम एक बार देख लीजिएगा ना। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? अब मैं रीड आउट करता हूं, ध्यान सुनना है ना। व्हाट इज सीलोम? इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म। तो आई होप यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी। सिंपल है एकदम, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा है ना। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ। हमने क्या किया, एनसीईआरटी में जो सीलोम के बारे में दिया हुआ है उस पूरे को एक साथ रख दिया ना। तो एक एक करके देखते जाओ। फर्स्ट एसीलोमेट, यानी अभी तक सीलोम यानी कैविटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इसमें क्या होगा, सारी जर्म लेयर प्रेजेंट होगी मगर कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, है ना। तो सबसे पहले देखो बाहर क्या होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये तो गट है ही, बीच में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। तो रीड आउट करते हैं, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डायस्टिव कैविटी इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स। इसको पेरेन्काइमा बोला हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल, अब बच्चों ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में जो एसीलोमेट के एग्जाम्पल है वो कहां से कहां तक है, पॉरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थेस तक। तो जब भी कोई पूछे एसीलोमेट, पॉरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थेस, सारे के सारे कैसे होंगे, एसीलोमेट। क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है सूडोसीलोमेट। अब इसको ध्यान से सुनना बच्चों, सूडोसीलोमेट में आप समझ ही गए होंगे
कैविटी तो है मगर ट्रू कैविटी नहीं है, यानी इस कैविटी की कोई प्रॉपर लाइनिंग नहीं है। समझ में आ रही बात? अब देखो ध्यान से सुनो अब क्या हुआ बच्चों। देखो कैविटी तो प्रेजेंट है मगर याद करो ट्रू होने के लिए हर तरफ से मीजोडर्म की लाइनिंग होना जरूरी है। इसमें कैविटी है, मीजोडर्म भी है, मगर उसको प्रॉपरली लाइन नहीं कर रहा। जो मीजोडर्म है वो पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसीलिए कैविटी है मगर ट्रू नहीं है, फॉल्स कैविटी कहलाएगी। तो देखो बच्चों फॉल्सीलोम यानी सूडोसीलोमेट, क्योंकि कैविटी को मीजोडर्म प्रॉपरली लाइन नहीं कर रहा। अब आर्ग्यू कर सकते हो सर मीजोडर्म तो है, मीजोडर्म के होने से कुछ नहीं होगा, उसको पूरी कैविटी को लाइन करना जरूरी है। क्लियर है बच्चों? अब सुनना है ना, रीड आउट करेंगे। Here the body cavity is not lined by mesoderm. Mesoderm is present in the form of scattered pouches. और इसका एग्जाम्पल सिर्फ एक फाइल में याद रखो, एस्केलमिंथिस। ये बहुत पूछा जाता है बच्चों, तो सिंपल से याद रखो। इससे पहले जो भी थे वो सारे एसिलोमेट थे, जो एस्केलमिंथिस है वो सूडोसिलोमेट है ना। तो आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए है ना। नेक्स्ट जो आता है सीलोमेट, इसको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। कैविटी है और देखो बच्चों मीजोडर्म से हर तरफ लाइन भी है, इधर भी लाइंड है इधर भी लाइंड है सारे, है ना। तो क्योंकि ये मीजोडर्म से प्रॉपर्ली लाइंड है तो उसको ट्रू बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमने लिख दिया है, मगर सीधे ही आप सीलोमेट बोलो। सीलोमेट का मतलब ये होता है ट्रू कैविटी। तो रीड आउट करते हैं। हेयर सीलोम इज लाइंड बाय मीजोडर्म एंड फिल विद सीलोमिक फ्लूइड। ठीक है, देखते जाओ एग्जांपल, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेट तक। बच्चों देखो सीलोम के फायदे क्या हैं, यहाँ पे स्पेस मिलता है ऑर्गन्स को जिससे वो प्रॉपर्ली अपना फंक्शन कर सकते हैं। तो डिटेल में नहीं जाना, एक बार रिवाइज करो। एसिलोमेट एग्जाम्पल याद रखो, पॉरीफेरा से प्लेटिहेलमिंथिस तक, उसके बाद सूडोसिलोमेट एस्केलमिंथिस, ठीक है, और तीसरा जो है सीलोमेट, एग्जाम्पल याद रखो एनेलिडा से लेके कहां तक है बच्चों, कॉर्डेट तक, है ना। क्लियर? अब देखो आपका जो स्टडी मटेरियल, आपका जो मॉड्यूल है ना, वहां पे क्या किया है, जो सीलोमेट है इस सीलोमेट को फर्दर क्लासिफाई कर दिया, साइजोसील और एंटेरोसील। बच्चों एक बात बताता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप डिटेल में नहीं भी पढ़ोगे तो कोई टेंशन नहीं है, एक बेसिक आइडिया आपको रखना है, तो वो मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा ना। यहां पर जो आपको समझाया हुआ है, देखिए घबराना नहीं है, एकदम सिंपल है। देखो मैं आपको क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ ना। ये जो कंडीशन है साइजोसील है, ये जो कंडीशन है एंटेरोसील है ना। बच्चों लास्ट वाला डायग्राम देखो, याद करो सीलोमेट में हमने लास्ट वाला डायग्राम पढ़ा था। ये कैविटी आपको दिख रही है और मीजोडर्म से लाइन है, कैविटी आपको दिख रही है मीजोडर्म से लाइन है, तो दोनों का फाइनल डायग्राम तो सेम है, यानी सीलोमेट है। अब हम यहां तक पहुंचे कैसे, यानी ये जो कैविटी है, कैविटी बनी कैसे, उसके बेसिस पे हमने इसको दो में डिवाइड किया। पहला टाइप है साइजोसील, दूसरा टाइप है एंटेरोसील। अभी होता क्या है बच्चों, मैं समझाता हूं, धीरे धीरे बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा ना। बोलूं मैं, देखिए इधर, यहां से शुरू करते हैं ना। ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सीलोम इज ऑफ टू टाइप्स। यहां से शुरू करते हैं, थोड़ा सा मैं एम्ब्रियोलॉजी आपको याद दिलाऊंगा ना। बच्चों याद करो, मरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। जो गैस्ट्रुला स्टेज होती है ना, उसकी हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं, देखिएगा ना। इस सेंटर में आपको पता ही है इधर कौन होता है, गट होता है, ठीक है। बच्चों इस कंडीशन में क्या होता है, जो मीजोडर्म होता है ना, वो एक मास की फॉर्म में, यानी मीजोडर्म में से एक मास की फॉर्म में अपीयर होता है सॉलिड। तो इधर देखो, यहाँ पे एक मीजोडर्म का मास अपीयर हुआ, ये रहा, और यहाँ पे भी मीजोडर्म का एक मास अपीयर हुआ। स्टार्टिंग में मास कैसा था, सॉलिड, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, ये मीजोडर्म की स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई, देखो ऐसे स्प्लिट स्प्लिट, तो इनकी स्प्लिटिंग स्टार्ट हुई। अगला केस देखो, स्प्लिट होके देखो बीच में बच्चों कैविटी बनना स्टार्ट हो गई, दिखाई दे रही है आपको। तो मीजोडर्म स्प्लिट हुआ, बीच में क्या बन गई, कैविटी। तो स्प्लिटिंग से बन रहा है ना, इसीलिए साइजोसील। धीरे धीरे स्प्लिटिंग से कैविटी बड़ी होती गई और देखो फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया। तो सिंपल सा याद रखो, मीजोडर्मल मास की स्प्लिटिंग से जो बनता है उसको हम साइजोसील कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, साइजोसील, याद रहेगा। तो स्प्लिटिंग से बन रहा है तो साइजोसील है। एग्जाम्पल सिंपल से एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ठीक है। तो तीन एग्जाम्पल याद रखो, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल मास से बनते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा वाला देखते हैं, एंटेरो। एंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो इधर देखिए बच्चों, इस डायग्राम पे आओ ना, फिर से वही बात है, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये गट है, डायस्टिव ट्रैक्ट बनेगा। अब यहां पर जो मीजोडर्म होता है ना, वो गट में पाउचेस की फॉर्म में अपीयर होता है। देखो यहां तो क्या था, मास की फॉर्म में अपीयर हुआ था। यहां जो मीजोडर्म है ना, देखो ये वाला, ये जो मीजोडर्म है ये पाउचेस की फॉर्म, किस फॉर्म में, पाउचेस की फॉर्म में अपीयर होता है। तो क्योंकि इंटेस्टाइन को एंटेरो कहते हैं तो इसका नाम एंटेरोसील है ना। तो देखो पाउचेस की फॉर्म में अपीयर हुआ, ठीक है। धीरे धीरे ये जो पाउचेस होते हैं इसे फ्यूज कर जाते हैं, तो पाउचेस की फॉर्म में अपीयर हुआ। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पाउचेस यहां से ऐसे फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज करके अलग हो जाएंगे ना।
तो क्योंकि ये गट पाउचेस के फ्यूजन से बना, ये गट पाउचेस है, फ्यूज होके ऐसे अलग हो गए, गट पाउचेस थे, फ्यूज हुए, अलग हो गए, तो क्योंकि गट पाउचेस के फ्यूजन से बना इसीलिए इसको बोलते हैं एंटेरोसील। समझ में आ रही बात? तो देखो बच्चों ऐसे थे, ये अलग अलग हुए, बीच में कैविटी डेवलप हुई, एंटेरोसील आपको मिल गया। तो एक बार सब मिलकर रिवाइज करते हैं। सीलोमेट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज साइजोसील, ये स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास से बना, इसको लेके परेशान नहीं होना, कभी नहीं पूछा गया, बस आपको एक टर्म याद हो तो सही रहता है। दूसरा ये गट पाउचेस है, गट पाउचेस के फ्यूजन से बना, तो एंटेरोसील। इनके एग्जाम्पल बच्चों याद रखो, यहाँ पर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और यहाँ पे एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्लियर है बच्चों, याद रहेगा। तो हमने सीलोम पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट जो आता है बॉडी प्लान है। अब इसमें तो कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल है, देखते जाओ है ना। जो बॉडी प्लान होता है, पहला है सेल एग्रीगेटेड। इसका मतलब बहुत सारे सेल पास पास रखे हुए हैं। तो आप सभी को पता है सेल एग्रीगेटेड किस में मिलता है, पोरीफेरा। और पोरीफेरा के लिए टर्म कौन सी यूज होती है, स्पॉन्जेस। तो बच्चों याद रखो, हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके 5th पॉइंट पे हम आ चुके हैं, और इसमें सेल एग्रीगेटेड टाइप की बात हो रही है। एग्जाम्पल कौन है बच्चों, स्पॉन्जेस। तो आई होप यहां तक की बातें याद रहेगी आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला सेल एग्रीगेट, आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट जो बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक। अब बच्चों देखो ब्लाइंड सैक क्या होता है उसको समझो। आपके पास कोई बॉटल है, बॉटल, उस बॉटल को लो, ऊपर से उसका कैप हटा दो, है ना। तो आप इस बॉटल को अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें एक ही ओपनिंग है ना, नीचे की तरफ वो बंद है। तो एक ऐसा थैला या एक ऐसा बैग जो एक तरफ से बंद होता है, बंद, इसीलिए टर्म यूज हुई ब्लाइंड सैक। समझ में आ रही बात? तो देखो इसमें क्या होता है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होगा, ऊपर एक ओपनिंग होगी, नीचे से बंद होगा, तो ब्लाइंड सैक है। अब सोच के देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, है ना। ये जो एक ओपनिंग है यही माउथ की तरह भी बिहेव करेगी, एनएस की तरह भी बिहेव करेगी। तो बच्चों इधर देखो, ये स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, तो सीलेंट्रेटा में। तो देखो यहाँ पे ब्लाइंड सैक है, सिर्फ एक ओपनिंग है, यही माउथ की तरह बिहेव करती है और यही एनएस की तरह भी बिहेव करती है। एक बार रीड आउट करते हैं ना। ब्लाइंड सैक बॉडी टाइप है, देखो, एनिमल्स इन विच डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, इट हैज ओनली वन सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। यानी सिंगल ओपनिंग माउथ की तरह भी बिहेव करती है, एनस की तरह बिहेव करती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। आई होप समझ में आ गया। एग्जाम्पल की अगर बात करें बच्चों, देखो पोरीफेरा तो सेल एग्रीगेट में आ चुका है। इधर अगर देखें, सीलेंट्रेट से लेके प्लेटीहेल्मिन्थिस तक, तो बच्चों याद रखो अभी तक सीलेंट्रेट और टीनोफोर आ रहे थे, इस बार उनके साथ प्लेटीहेल्मिन्थिस भी आ चुका है। तो सीलेंट्रेट से लेके प्लेटीहेल्मिन्थिस तक में कौन सी कंडीशन है, बॉडी प्लान में ब्लाइंड सैक। ठीक है, अब क्या होने वाला है वो देखो नेक्स्ट। बच्चों आप लोग याद करो, हम एक बॉडी वॉल ले रहे थे, एक गट ले रहे थे, है ना। तो बॉडी को एक ट्यूब मान लो, गट को एक और ट्यूब मान लो। पेन और रिफिल याद है, पेन को एक ट्यूब मान लो, रिफिल को दूसरी ट्यूब मान लो। तो ऐसी जो कंडीशन होती है जिसमें बाहर होती है बॉडी, अंदर होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि गट, उसको हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी बड़ी ट्यूब के अंदर एक छोटी ट्यूब। तो देखो ऐसी कंडीशन होती है, बाहर ये बॉडी है, अंदर एक गट है, तो बड़ी ट्यूब के अंदर छोटी ट्यूब है, इसका नाम होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्लियर है बच्चों? अब देखो ध्यान से सुनना है ना। आपको जैसा दिख रहा है दो ओपनिंग होती है, तो एक ओपनिंग माउथ की तरह बिहेव करती है, एक ओपनिंग एनस की तरह बिहेव करती है ना। कोई डाउट नहीं है इसमें, तो रीड आउट करते हैं एक बार। ट्यूब विद इन ट्यूब फाउंड इन दोज एनिमल्स हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट इज विद सेपरेट ओपनिंग्स ऑफ माउथ एंड एनस। एग्जाम्पल अगर देखोगे तो निमेटहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेट। बच्चों देखो कंफ्यूज नहीं होना, जो एस्केलमिन्थिस होते हैं उन्हीं को निमेटहेल्मिन्थिस कहते हैं। तो याद करो ब्लाइंड सैक में प्लेटीहेल्मिन्थिस तक आ चुका है, तो उसके बाद जो निमेटहेल्मिन्थिस है वहां से लेके कॉर्डेट तक जो कंडीशन है वो कौन सी है बच्चों, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो आई होप यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं ना, देखिएगा। बॉडी प्लान के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आती है उसका नाम है सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है एक बार मैं रीड आउट करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। इट इज अ फिनोमेना इन विच द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, यानी सेगमेंट में डिवाइड होती है तो सेगमेंटेशन, विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। यानी वो जो सेगमेंट है, हर सेगमेंट में कुछ चीजों का बार बार रिपीटेशन होता है, यानी एक सेगमेंट है उसमें कुछ चीजें, वो चीजें बार बार रिपीट होगी, तो सीरियल रिपीटेशन हो रहा है, उसी के लिए टर्म यूज होती है मेटाबेरेज या सेगमेंटेशन, है ना। अब बच्चों ध्यान से सुनना, सेगमेंटेशन को हम कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, सेगमेंटेशन इज ऑफ टू टाइप्स। दोबारा बोल रहा हूं, सेगमेंटेशन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला जो टाइप है सूडो मेटामेरेज, दूसरा है मेटामेरेज। इसको ट्रू बोलने की जरूरत नहीं, मेटामेरेज है ना। इनके बीच में बेसिक डिफरेंस याद रखो, ध्यान सुनना।
सूडो की अगर बात करें, इसमें जो सेगमेंटेशन होता है वो एक्टोडर्म से डिराइव होता है और इसमें जो सेगमेंटेशन होता है वो मीजोडर्म से डिराइव होता है। बाकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये फॉल्स सेगमेंटेशन होता है, ये ट्रू होता है। एक्टोडर्म से डिराइव हुआ, मीजोडर्म से डिराइव हुआ। एग्जाम्पल की अगर बात करें, सूडो मेटामेरिज्म में बच्चों एक याद रखो, टेपवर्म, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ा दिया जाएगा। मेटामेरिज्म की अगर बात करें, जिनमें सीरियल रिपीटेशन है, मीजोडर्म से डिराइव हुआ है वो सब, एक तो एनालिडा, दूसरे पे आता है आर्थ्रोपोड और तीसरे पे कौन आता है, कॉर्डेट। तो 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जिनमें ट्रू सेगमेंटेशन है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट। यानी इनमें क्या होता है, सेगमेंट है और कुछ पार्ट या ऑर्गन का सीरियल रिपीटेशन होता है बार बार। समझ में आ रही बात? ये एक्टोडर्म से डिराइव होता है, ये मीजोडर्म से डिराइव होता है। एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, एनालिडा में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी होता है, इंटरनल भी होता है ना। बाकी आर्थ्रोपोड और कॉर्डेट की बात करें तो आर्थ्रोपोड में मेनली एक्सटर्नल होता है, कॉर्डेट में मेनली इंटरनल होता है ना। क्लियर है बच्चों? समझ में आई बात? इनकी कुछ डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं। एक और बात, यहाँ पे देखो, ये बीच में जो मेटामेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा। तो अभी के लिए बच्चों याद रखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का 6 पॉइंट कौन सा है, सेगमेंटेशन। फर्स्ट पार्ट है सूडो मेटामेरिज्म, दूसरा कौन है, मेटामेरिज्म ना। आई होप यहां तक की बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है नोटोकॉर्ड। बच्चों जो नोटोकॉर्ड है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, नोटोकॉर्ड से स्केलेटन बनता है, कैसे बनता है वो सब। अभी के लिए आपको याद रखना है, नोटोकॉर्ड जो होता है ना, या तो प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा। तो ये होता क्या, एक बार थोड़ा सा रीड करते हैं। नोटोकॉर्ड है ना, इट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बच्चों याद रखो मीजोडर्म से डिराइव होता है ना। इट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पीछे की तरफ डोर्सल ही होता है, मीजोडर्म से डिराइव होता है, स्केलेटन से रिलेटेड है, वो बाद में देखेंगे। अब देखो 2 कंडीशन है, या तो ये एब्सेंट होगा या तो ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, आप सोचोगे नोटोकॉर्ड होता क्या है, ये आपको बता दिया जाएगा ना। अगर ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो उसको हमने नॉन कॉर्डेट बोला। अगर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो बच्चों उसको हमने क्या बोला, कॉर्डेट। सिंपल से याद रखिए। अब देखिएगा, जो नॉन कॉर्डेट होते हैं, एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड, कहां से लेकर कहां तक याद रखो, पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा। एनसीईआरटी में एक जगह पॉरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्मेटा है, एक जगह पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा है। तो आपको यही याद रखना है, नॉन कॉर्डेट कोई भी पूछे तो पॉरीफेरा से लेकर बच्चों कहां तक होगा, हेमिकॉर्डेटा। तो अब यहां तक की बातें क्लियर है। और देखो, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, सिंपल है, उनको हम कॉर्डेट बोलते हैं। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, बच्चों एग्जाम्पल कौन होगा, कॉर्डेटा। और याद रखो कॉर्डेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो भी डायग्राम आपको दिख रहे हैं एनसीईआरटी के लिए, आप बैठे बैठे जज करने की कोशिश करो कि कौन से डायग्राम है, इनका नाम क्या है। जैसे जो फाइलम आएगा तब हम डिस्कस करेंगे ना। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है, इट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तो सिंपल है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स, आइदर ओपन या फिर क्लोज। इसका मतलब क्या है, हार्ट है, उसने ब्लड को पंप किया। अगर वो ब्लड एक खुली जगह में चला गया, यानी आपके जो ऑर्गन और सेल है वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आ गए, बेथेड इन ब्लड, यानी ब्लड में डायरेक्ट नहा लिए, उस कंडीशन को ओपन कहते हैं। अगर वो कभी भी ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, वहां पे कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट है, तो उसको हम क्लोज कहते हैं। तो चेक करते हैं एक बार, देखिएगा। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला जो दिख रहा है वो कौन सा है, ओपन, ठीक है। अब इसको स्टडी करते हैं। इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर बेथेड इन इट, यानी टिश्यू और सेल डायरेक्ट नहा लिए, ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। देखो, हार्ट ने पंप किया, ये सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया ब्लड, है ना। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल बच्चों इसके इंपॉर्टेंट है, देखते जाओ। सबसे पहले आर्थ्रोपोडा याद रखो, मोलस्का याद रखो, एकाइनोडर्मेटा। तो ये तो देखो सीक्वेंस में चल रहा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा। कोई डाउट नहीं आना चाहिए। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लोअर जो कॉर्डेट होते हैं ना बच्चों, जैसे कि कौन, ट्यूनिकेट्स, ये याद रखना। तो कुछ लोअर कॉर्डेट जैसे ट्यूनिकेट जो है, उसमें भी जो कंडीशन है कौन सी है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आई होप यहां तक की बात समझ में आई, कंडीशन आपको दिख रही है। अब आता है क्लोज। क्लोज में जैसा कि आप देख सकते हो, देखो ब्लड आया, यहाँ पे कैपिलरीज है, ये सब है, तो उसकी वजह से कभी भी आपका सेल या टिश्यू ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। ज्यादा एडवांस फीचर है, तो पढ़ते हैं एक बार। क्लोज्ड, in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameter, that is arteries, veins and blood capillaries। अब देखो इधर बच्चों, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ना, एनालिडा। बच्चों याद रखो, एनालिडा बहुत ही एडवांस, बहुत सारे ऐसे फीचर हैं
जो एनालिडा में सबसे पहले आए थे, तो एनालिडा याद रखो। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन है? मोलस्क। और मोलस्क भी सारे नहीं, कौन से मोलस्क? सिफेलोपोड। सिफेलोपोड में कौन आते हैं? ऑक्टोपस आते हैं ना। सिफेलो मतलब हेड, पोड मतलब फुट। तो 3 एग्जाम्पल याद रखो। मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट वो तो एडवांस फीचर है, एनालिडा याद रखो इंपॉर्टेंट है, और सिफेलोपोड मोलस्क यानी मोलस्क, उसमें भी कौन से मोलस्क? सिफेलोपोड मोलस्क। एक एग्जाम्पल याद रखो ऑक्टोपस। डायग्राम आपको दिख रहा है। तो कभी भी जो सेल या टिश्यू और ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, तो एक बार बच्चों में याद दिलाता हूं, हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, याद है? उसके अंदर हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा? 8 पॉइंट कौन है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना। देखो एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ नहीं है, मगर सिंपल सा है तो उसको ध्यान से सुनना। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, है ना। मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हो। दोबारा बोल रहा हूँ, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। तो जो गैस्ट्रुला स्टेज है ना, उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, है ना, ये गैस्ट्रुला है, दिख रहा है आपको? ठीक है। गैस्ट्रुला में क्या होता है? डिप्रेशन बनना स्टार्ट होता है। तो गैस्ट्रुला है, उसमें इस तरीके से डिप्रेशन बनना स्टार्ट होता है, ये पूरा आर्केंट्रॉन बन जाता है, और इससे आगे जाके गट बनती है। तो दोबारा बोल रहा हूँ धीरे धीरे, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, इधर एक डिप्रेशन बना, आर्केंट्रॉन, ये गट बनाएगा। ठीक है। इस डिप्रेशन की जो ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग का नाम होता है ब्लास्टोपोर। क्या नाम बोलो? ब्लास्टोपोर। समझ में आ गई बात? अब देखो, ये ब्लास्टोपोर से या तो माउथ बनेगा, इस ब्लास्टोपोर से या तो एनस बनेगा। तो इसी बेसिस पे इसको 2 में डिवाइड किया। तो बच्चों सिंपल से याद रखना, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, उसमें डिप्रेशन बना, आर्केंट्रॉन, गट बनेगी उससे। ये जो ओपनिंग वाला पार्ट है, इसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। ब्लास्टोपोर से या तो माउथ बनेगा, ब्लास्टोपोर से या तो एनस बनेगा ना। तो ब्लास्टोपोर एक ही चीज बना सकता है, या तो माउथ या तो एनस। अब देखो इधर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे इट इज ऑफ 2 टाइप्स, प्रोटोस्टोमिएट्स और ड्यूट्रोस्टोमिएट, है ना। प्रोटोस्टोमिएट, ड्यूट्रोस्टोमिएट, इनका मतलब क्या होता है? पढ़ो, मेरे हिसाब से अब तो समझ में आएगा ना। एनिमल्स इन विच माउथ इज फॉर्म फर्स्ट। अब देखो ये बोलने के लिए अच्छा है, मगर बच्चों बेटर डेफिनेशन पता है क्या? ऐसे एनिमल जिनमें ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है, वो भी सही है, मगर ज्यादा स्पेसिफिक याद रखो, ऐसे एनिमल जिनमें ब्लास्टोपोर ने क्या बनाया? माउथ, उस कंडीशन का नाम प्रोटोस्टोमिएट। याद रहेगा? कहां से कहां तक है वो याद रखना बच्चों। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके मोलस्का, ये आसानी से याद नहीं होता क्योंकि कोई लिंक नहीं बन रहा है इसका, है ना। तो याद रखो, प्रोटोस्टोमिएट में ब्लास्टोपोर क्या बनाता है? माउथ। कहां से कहां तक है? प्लेटीहेल्मिन्थेस से मोलस्का तक। अब दूसरा देखो, ड्यूट्रोस्टोमिएट, यहां पे लिखा हुआ है एनिमल्स इन विच एनस इज फॉर्म फर्स्ट, सही है, मगर बेटर याद रखो, ऐसे एनिमल जिनमें ब्लास्टोपोर एनस बनाता है, यानी ब्लास्टोपोर ने क्या बनाया? एनस। तो याद रखो, एकाइनोडर्म्स होते हैं, हेमिकॉर्डेट होते हैं और कॉर्डेट। एक बात बताऊं बच्चों, ये जो है ना ड्यूट्रोस्टोमिएट, इसको हम बहुत ही एडवांस फीचर मानते हैं, एडवांस, तो आगे जाके जरूरत पड़ेगी। तो 3 याद रखिए, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। एडवांस फीचर है कौन सा? ड्यूट्रोस्टोमिएट। तो याद रखना, ब्लास्टोपोर या तो माउथ बनाएगा या तो क्या बनाएगा? एनस। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, 9th पॉइंट हमने पढ़ लिया, उसका नाम है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो बच्चों देखो, जैसे ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो, जब भी आपको टाइम मिले रिवीजन का, अच्छे से रिवाइज करो। और इसको याद करने का बेस्ट तरीका, पढ़ने के बाद अपनी कॉपी बंद, बुक बंद, एक खाली पेज लो, बिना देखे सारे पॉइंट एक बार लिखो, जितने भी लिख लो बढ़िया, जो याद नहीं है उनको दोबारा से देखो, ऐसे रिपीट करना पड़ेगा ना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उस पूरे का एक जनरल क्लासिफिकेशन दे रखा है, और अच्छी बात पता क्या है, एनसीईआरटी में इसी क्लासिफिकेशन का एक शॉर्ट फॉर्म है, मॉड्यूल में थोड़ा डिटेल फॉर्म है ना। आप सोच रहे होंगे सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो? घबराओ मत, इनमें ज्यादातर चीजें हम पढ़ चुके हैं। इस क्लासिफिकेशन को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो एनसीईआरटी का तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा बच्चों, है ना। ठीक है, तो एक बार इसको स्टडी करते हैं, ध्यान सुनना। आउटलाइन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ओके। किंगडम एनिमली आपको पता ही है, अब सब किंगडम, ये सारी चीजें नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। सबसे पहले देखो, इधर लिखा है पैराजोआ, इधर लिखा है यूमेटाजोआ, एंटेरोजोआ, है ना। जो पैराजोआ आता है उसमें कौन आ गया? पॉरीफेरा। अब क्यों आया उसका रीजन सुनो, इधर देखो, है ना। पैराजोआ है, इसमें एक तो सेलुलर लेवल होता है, याद करो सेल एग्रीगेट आपने पढ़ा था। एसिमेट्रिकल होता है, बेटर वर्ड इज मोस्टली एसिमेट्रिकल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज प्रेजेंट। एसिलोमेट, क्योंकि एनसीईआरटी ने शुरुआत वालों सबको एसिलोमेट बोला है ना। तो याद रखो पैराजोआ, पॉरीफेरा याद कर लो, पी से पी याद कर लो, सेलुलर लेवल है, मोस्टली एसिमेट्रिकल है, एसिलोमेट, है ना। अब हमने क्या किया, देखो स्टार्टिंग में सब कुछ थे, हमने सेलुलर लेवल को अलग कर दिया, सेल अलग, बचे हुए इधर रख लो, है ना। कौन कौन बच गया? टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम।
अब हम क्या करेंगे, सिमेट्री के बेसिस पे इनको डिवाइड करेंगे ना, तो एक एक पॉइंट लाते जाओ, डिवाइड करते जाओ। सिमेट्री के बेसिस पे दो टाइप है, या तो रेडियल या तो बायलेटरल। तो देखो रेडिएटा और बायलेट्रिया, सिंपल है। रेडियल सिमेट्री की अगर बात करें तो इसके ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं बच्चों, डिप्लोब्लास्टिक। ये सारी टर्म आपको पता है। टिश्यू लेवल होता है और ये भी एसिलोमेट होता है, याद रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल देखो, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। मैंने कहा था दोनों साथ चलते हैं, पक्के दोस्त हैं। कुछ एग्जाम्पल भी है, अभी नहीं भी याद हो तो आगे याद हो जाएंगे। सीलेंट्रेटा में हाइड्रा, टिनोफोरा में कौन है बच्चों, टेनोप्लाना, याद रहेगा। अब देखो पढ़ने का तरीका है ना, हमने सेल अलग कर दिया, टिश्यू अलग कर दिया, अब बचे हुए इधर रख दो। जो बायलेट्रिया है यानी बायलेटरल सिमेट्री है, एक तो इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बच्चों एक चीज याद रखना, ऑर्गन सिस्टम तो लिखा हुआ है, साथ में ऑर्गन भी आएगा ना। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है यहाँ पे ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, सिंपल है। इसको हमने जो फर्दर डिवाइड किया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे डिवाइड किया ना। तो देखो प्रोटोस्टोमिएट और ड्यूस्ट्रोस्टोमिएट, अभी मैंने आपको समझाया। पहले प्रोटोस्टोमिएट पे आ जाओ, इधर सीलोम के बेसिस पे डिवाइड कर दो। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, देखना। बायलेटरल सिमेट्री आ गया, उसके फीचर्स आ गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। एम्ब्रियोनिक के बेसिस पे दो में, प्रोटोस्टोमिएट और ड्यूट्रोस्टोमिएट। अब देखो बच्चों, प्रोटोस्टोमिएट को सीलोम के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट, है ना। एसिलोमेट आपको पता है प्लेटीहेलमिन्थेस है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, एसिलोमेट पहले भी आ चुका है, मगर हम इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो कोई अगर आपसे पूछे ना प्रोटोस्टोमिएट भी है, साथ में एसिलोमेट भी है, तो कौन होगा, प्लेटीहेलमिन्थेस, है ना, ठीक है। टेप फॉर्म आते हैं वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आता है सूडोसिलोमेट, ये तो आपको पता ही है। एस्केलमिन्थेस आते हैं, राउंड वर्म, है ना। एस्केलमिन्थेस को निमेटहेलमिन्थेस भी कहते हैं। उसके बाद ट्रूसिलोम की अगर बात करें तो बच्चों आपको पता ही है, साइजोसील, ठीक है, मैंने बताया था साइजोसील, एंटेरोसील। साइजोसील में कौन आता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आप सभी को पता है। एनेलिडा का एग्जाम्पल है अर्थवर्म, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा जो आपको दिख रहा है। हीमोसील आपको बता दिया जाएगा, कैविटी होती है जिसमें लिक्विड फील्ड होता है, ये सब। तो ये हीमोसील बाद में पढ़ेंगे। अब बच्चों इधर आ जाओ, जो ड्यूट्रोस्टोमिएट है उसमें भी यूसिलोमेट है। देखो प्रोटोस्टोमिएट में यूसिलोमेट था, ड्यूट्रो में भी यूसिलोमेट है ना। इधर जो था वो कौन था, साइजोसील। इधर कौन है, एंटेरोसील। और एंटेरोसील आप सभी को पता है, काइनोडामेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो सुनने में ऐसा लगता है बहुत सारा, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं बच्चों, देखना। एनिमेलिया, आपने उसको दो में डिवाइड किया, पैराजो अलग, यूमेटाजो, एंटेराजो अलग, है ना। इधर कौन सा लेवल आ गया, सेलुलर, बचे हुए सब इधर आ गए ना। सिमेट्री के बेसिस पे डिवाइड करो, रेडियल और बायलेटरल। रेडियल में कौन सा लेवल आ गया, टिश्यू, तो टिश्यू अलग, बाकी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इधर, ठीक है। एम्ब्रियोनिक बेसिस पे डिवाइड करो, प्रोटोस्टोमिएट और ड्यूट्रोस्टोमिएट। प्रोटोस्टोमिएट में तीनों आएंगे, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट, मगर इसके यूसिलोमेट में सिर्फ साइजोसील आएगा ना। जो ड्यूट्रोस्टोमिएट है उसमें सिर्फ यूसिलोमेट आएगा, और उसमें कौन सी कंडीशन आएगी, एंटेरोसील। और आपको पता ही है इसमें कौन आता है, काइनोडामेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। बच्चों एक बात बताऊं, इतना सारे में देख के परेशान नहीं होना। एनसीईआरटी में इसी का एक कंसाइज फॉर्मेट दे रखा है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है और यहां तक का बच्चों अच्छे से रिवाइज करना है।